हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास 9 फिजिक्स सीरीज। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ मोशन मींस फोर्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर मोशन को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखे बिना ये चैप्टर उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में भी मैंने बात किया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड ऑल। तो अगर आपको ये सारे टर्म्स नहीं पता होंगे तो इस चैप्टर को उतना अच्छे से कैसे समझ में आएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम न्यूटन के तीनों लॉ को डिस्कस करने वाले हैं एंड लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में समझने वाले हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हर एक टॉपिक को इमेजेस, डायग्राम्स एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई एम टोटली श्योर कि ये वीडियो देखकर आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में मोशन में हमने जो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इन सब के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, राइट। बट हमने जो वहाँ पर ये डिस्कस नहीं किया कि ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन आ रहा है वो मोशन किसके वजह से आ रहा है ना। तो इस चैप्टर में हम इसी कॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन आता है वो किसके वजह से आता है। क्योंकि अल्टीमेटली मोशन होगा तो फिर उसकी ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्जेक्ट जो है मोशन करेगा, है ना। तो हमें यहाँ पर यही समझना है कि ये जो मोशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मीन्स कि जो मोशन हो रहा है ये मोशन कौन करवा रहा है ना। तो चलो उसके बारे में देखते हैं कि ऐसा कौन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मोशन में ला रहा है ना, लाने का काम कर रहा है। तो उसका जो नाम है उसको हम कहते हैं फोर्स। ये फोर्स ही जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मोशन में लाता है। इस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है वो कोई और नहीं बल्कि फोर्स ही होता है। अब हमें ये पता चल गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होता है वो फोर्स के वजह से होता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये फोर्स होता क्या है ना। तो फोर्स कुछ भी नहीं होता। फोर्स हमें किसे कहते हैं? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम धक्का देते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है 4 एग्जाम्पल लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वर्कर है जो कि क्या कर रहा है? बॉक्सेस को जो है पुश करने का काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो है बॉल से जो है अपने बैट से जो है बॉल को हिट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे रोनाल्डो साहब जो हैं वो फुटबॉल को जो है किक कर रहे हैं। और यहाँ पर एक लेडी है जो कि क्या कर रही है? ट्रॉली को पुल कर रही है। तो ये जितना भी यहाँ पर जो पुश, पुल, हिट या फिर किक हो रहा है ये सब क्या हो रहा है? तो ये सब जो है फोर्स लग रहा है ना। फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के वजह से जो है क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट में जो है मोशन आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट में जो मोशन आता है, जो कि हम चैप्टर नंबर इससे पहले वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे मोशन के बारे में, है ना। तो वो जो मोशन हो रहा था वो किसके वजह से हो रहा था? वो फोर्स के वजह से हो रहा था, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में लाने में के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फोर्स ही होता है, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको कि फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर पुल करना ही फोर्स कहलाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं न्यूटन मतलब कि इसकी यूनिट की बात करते हैं, अभी जो हमने क्या कर लिया, इसकी हम जो है बहुत सारे अभी तक हमने जो है ना देख लिया, क्वांटिटी देख लिया, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो उन सब की हमने यूनिट देखी। जैसे कि डिस्टेंस का होता है मीटर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा फोर्स का जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं न्यूटन। अब इसका नाम न्यूटन क्यों है? इस फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन क्यों होती है? तो वो न्यूटन इसलिए होती है क्योंकि फोर्स के बारे में जो पहली बार बताया था वो न्यूटन साहब ने बताया था। इस वजह से जो है उनके नाम पर जो है इसकी यूनिट रखी गई है न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हमें जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला केस जो है हम मोशन का देख लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा?
रुक जाएगा। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है, मूविंग ऑब्जेक्ट को जो है रेस्ट में ला सकते हैं, ये फोर्स कर सकता है। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके ऊपर जो है फोर्स लगाकर जो है उसको मूव करा सकते हैं। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर धक्का दे दिया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो मूव करने लगेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखी हुई है तो उसको मोशन में ला सकता है, या फिर अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही स्पीड से आ रही थी, हमने उसके ऊपर जो है फोर्स लगा दिया तो वो रुक गई, है ना, ऐसा कर सकते हैं। और जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको समझाओ। देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमने अपने घरों में स्प्रिंग देखा है, बिल्कुल देखा होगा। अब वो स्प्रिंग में क्या होता है कि जब हम उसको खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, मीन्स इसका साइज चेंज हो गया। या फिर अगर उसको जब हम कंप्रेस करते हैं, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो दब जाता है, तो उसका साइज छोटा हो गया। तो इस तरीके से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है शेप एंड साइज को चेंज किया जा सकता है। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं, या फिर अगर कोई रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पैक्ट हो गए फोर्स के, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लगते हैं तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, जैसे हमारा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो ऐसे फोर्सेस, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा फोर्स लग रहा होगा, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा। आपने ये वाला गेम तो जरूर खेला होगा, रस्सी खींचने वाला, जिसमें 3% मतलब कि आपके ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, वो जो है इक्वल जो है डिवाइड हो जाते हैं, और फिर जो है इक्वल नंबर ऑफ पर्सन इधर से खींचते हैं रस्सी को, और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन जो है इधर से जो है रस्सी को जो है खींचते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जीतता कौन है इसमें, जीतता वो है जो कि जो है ज़्यादा फोर्स से जो है अपनी तरफ जो है रस्सी को खींचता है, वो जो है फिर जीत जाता है। बट मान लीजिए कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें जो है 3 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से जो है 3 लोग जो है वो लेफ्ट की तरफ खींच रहे हैं और 3% जो है वो राइट की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, रस्सी को खींच रहे हैं दोनों। अब क्या हो रहा है कि रस्सी जो है ना तो हमारा राइट साइड में जा रहा है और नहीं तो लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कैसी कंडीशन हो गई, यहाँ पर जो है बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन हो गई। मीन्स कि यहाँ पर भी जो है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, और इधर भी जो है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो 300 न्यूटन मान लेते हैं कि ये जो 3% है वो 300 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं, और ये 3% जो है ये 300 न्यूटन से फोर्स से जो है खींच रहे हैं लेफ्ट की तरफ। तो क्योंकि यहाँ पर जो है नेट फोर्स जो है जीरो है, राइट की तरफ 300, लेफ्ट की तरफ 300, तो नेट कितना होगा, जीरो। इस वजह से जो है ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, मीन्स ये रस्सी मूव नहीं करेगा, जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। बता देता हूं मैं आपको फिर से कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसी का जो है दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पर हमने चीटिंग कर लिया। क्या कर लिया कि इधर लेफ्ट साइड में तो हमने 3% रखा, ठीक है, बट राइट साइड में हमने क्या रखा, सिर्फ 1% रखा। तो 1% बेचारा अपने जितना दम था उतने दम से उसने खींचा, तो इस बंदे ने जो है बिल्कुल 100 न्यूटन से जो है इस राइट साइड में जो है खींच रहा था। अब यहाँ पर जो है 3 फ्रेंड्स हैं, अब तीनों जो है लेफ्ट की तरफ जो है 300 न्यूटन के फोर्स से जो है खींच रहे हैं अपनी तरफ। अब बताओ 100 न्यूटन फोर्स ज़्यादा होगा कि 300 न्यूटन फोर्स ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो है 300 न्यूटन फोर्स ज़्यादा होगा। तो रस्सी किधर की तरफ जाना चाहिए, जरा आप खुद बताओ। बिल्कुल ये लेफ्ट की तरफ जाना चाहेगा। तो इस वजह से जो है जिधर जो है नेट फोर्स, यहाँ पर जो है नेट फोर्स है ना, यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ पर नेट फोर्स किधर की साइड में है, लेफ्ट की साइड है में है। और क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स है, इस वजह से जो है जिधर की तरफ नेट फोर्स होगा अल्टीमेटली जो है ऑब्जेक्ट जो है उधर की साइड ही जो है मूव करेगा। तो यहाँ पर जो रस्सी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, वो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस 200 न्यूटन का फोर्स लगने की वजह से जो है रस्सी जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ बैलेंस फोर्स क्या होता है
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो उसको हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो जिधर नेट फोर्स ज़्यादा होगा उधर की साइड जो है वो मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि 300 न्यूटन का फोर्स जो है लगा रहा था, 300 न्यूटन फोर्स से जो है लेफ्ट की साइड में ये खींच रहे हैं 3%, और 1% बेचारा जो है राइट की साइड में जो है 100 न्यूटन फोर्स से जो है खींच रहा है। तो 300 माइनस 100 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 200, और ये जो 200 फोर्स है वो किधर की साइड में है, लेफ्ट साइड में। इस वजह से जो रस्सी है वो लेफ्ट साइड की तरफ खींचने लगेगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पर जो है नेट फोर्स ज़्यादा होगा, मीन्स जिधर फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। अब जरा हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, जिस तरीके से हमारा फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, उस तरीके से जो है हमारा फ्रिक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें चलने में मदद करता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मूव करने में मदद करता है, हमें लिखने में मदद करता है ना। तो फ्रिक्शन के तो बहुत इंपॉर्टेंस है, बट फ्रिक्शन हमारे लिए कभी कभी खराब भी हो जाता है ना। फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए बेकार भी है। ठीक है, तो देखते हैं कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। देखो, फ्रिक्शन को समझने से पहले जो है ना हम इस एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम जो है एक बड़ा सा ब्लॉक ले लिए। इस बड़े से ब्लॉक को लेने से पहले जो है हमने जो है ना मान लो कि एक छोटा सा ब्लॉक लिया। ठीक है, और इस छोटे से ब्लॉक को जो है मैंने बोला कि इसको भाई चलो इसको जो है मूव कराओ। तो इसने गया, ये इसकी बॉडी शॉडी बहुत अच्छी थी, इसने धक्का दिया और ये जो है आगे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लो। अब मैंने बोला कि भाई तेरे अंदर बहुत ज़्यादा दम है, बहुत ज़्यादा बॉडी हो गई है, तो चल तू अब इसको जो है धक्का लगा के दिखा मेरे को। ठीक है, तो अब इसने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बट ये ब्लॉक जो है आगे की तरफ मूव ही नहीं कर पाया। फिर इसने बोला कि रुक, मैं अपने बड़े भाई को लेके आता हूँ। तो ये जो है अपने बड़े भाई को लेके आया। ठीक है, ये इसका बड़ा भाई और ये छोटा भाई, दोनों के दोनों जो है इस ब्लॉक को जो है धक्का दिए। अभी जब धक्का दिए तो ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगे, और फिर ये मेरे को बोल रहे कि देखा मैंने इसको मूव करा दिया ना, है ना। तो ये जब मूव हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ और यहाँ पर क्यों मूव हो गया, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, तो वो पहली बात तो जो फोर्स है उस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर की डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक भी जो है ना मेरे मतलब कि जो है इधर की तरफ जो एक फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, और ये जब फोर्स जो है मतलब कि ये जो फोर्स है, मतलब कि जो ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है वो जब अप्लाइड फोर्स के जब बराबर होता है तब तक तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। बट जब हमारा जो ये जो फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से जब कम हो जाता है, मीन्स छोटा हो जाता है, तब ये ब्लॉक मूव करने लग जाता है। अब यहाँ पर मूव इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो पर्सन जो अपनी जितनी ताकत से ये जो फोर्स लगा रहा था वो फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा नहीं था, और जब इस फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा तो ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा। इस वजह से जो है अक्सर जो जब बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट को जो है जब हम धक्का देते हैं तो वो ईजिली जो है मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ट्रक को जरा एकदम एक हाथ से जरा धक्का देना, क्या वो धक्का दे दोगे क्या उसको, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। क्यों, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है वो जो है फोर्स को अच्छे तरीके से अपोज कर देता है। इस वजह से जो है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को जो है मूव कराना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू छोटे छोटे ऑब्जेक्ट। अरे भाई किसी ब्लॉक को छोटे से बैग को अगर मैं धक्का देना है तो आराम से मैं धक्का दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट तो ये जो है बहुत ही कम फोर्स के साथ जो है अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा, और अपोज जब कम फोर्स को जो है मिनिमम फोर्स से जो है अपोज करेगा तो मैं उस ऑब्जेक्ट को जो है अच्छे से जो है क्या करा दूंगा, मूव करा दूंगा। बट क्या होता है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो है ये अप्लाइड फोर्स को जो है ये अपोज कर देते हैं। इस वजह से जो है नेट फोर्स जो है जीरो हो जाता है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जब जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं करता ना। अभी अभी तो मैंने आपको बताया बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। अब नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो मोशन कहाँ से होगा, है ना। इस वजह से जो है यहाँ पर मोशन नहीं हो रहा था। ठीक है, और ये जो फोर्स जो है ये जो अप्लाइड फोर्स को जी अपोज कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन ही जो था वो मोशन को मतलब कि अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा था, है ना। मीन्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना तो सबसे पहले तो वो क्या करता है कि वो अप्लाइड फोर्स को
क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। वो अपोज करते जाता, लेकिन जब हम जो है ना इसके लिमिट, भाई इसकी भी तो कुछ लिमिट होगी ना। अब ये कब तक जो है इसको जो है रोक पाएगा, एक लिमिट होगी, उसके बाद जो है ये क्या करेगा, रोक नहीं पाएगा अप्लाइड फोर्स को, और फिर ऑब्जेक्ट जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। और इस तरीके से जो है ये फ्रिक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहने में हेल्प करता है, मीन्स अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है ये, ठीक है। ये जो ब्लॉक था अभी इस वजह से नहीं मूव कर पाया, क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स को जो है ये फ्रिक्शन ने जो है अपोज कर दिया, और ये जो है ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा था। बट यहाँ पर अपने बड़े भाई को लेके आ गया, तो इसने जो है दोनों बड़े ताकत से जो इसको धक्का दे दिया, और इस फ्रिक्शन को जो है इसने क्या कर दिया, मतलब कि इस फ्रिक्शन वाले फोर्स से जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है अप्लाइड फोर्स लगा दिया, और इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगे, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रिक्शन, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन के बारे में जो और जरा हम इसको समझते हैं। देखो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स अगर मैंने फोर्स इधर लगा दिया तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में। अगर मैंने फोर्स राइट साइड में लगाया तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा। अगर मैंने फोर्स जो है इस साइड में लगा दिया, मतलब कि लेफ्ट साइड में लगा दिया, तो हमारे ऊपर मतलब कि ब्लॉक जो है, मतलब कि जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो किधर की साइड में लगेगा, वो राइट की साइड में लगेगा, है ना। तो इस तरीके से जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होती है। आप जो है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि फ्रिक्शन जो है ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू सरफेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये जो फ्रिक्शन है वो हमेशा जो है दो सरफेस के बीच में एक्ट करता है। जैसे ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, जिसके ऊपर ये ब्लॉक जो है रखा हुआ है, और एक है हमारे इस ब्लॉक का सरफेस, ठीक है। तो ये ब्लॉक का सरफेस एक सरफेस हो गया, और ये हमारा जो है फ्लोर का सरफेस एक सरफेस हो गया। तो ये हमेशा जो है इस वाले सरफेस, ब्लॉक के सरफेस और फ्लोर के सरफेस के बीच में एक्ट करता है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि फ्रिक्शन जो है ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू सरफेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। भाई फ्लोर अलग ऑब्जेक्ट है, ये हमारा जो है ये अलग ऑब्जेक्ट है, तो इनके सरफेस के बीच में जो है हमेशा फ्रिक्शन एक्ट करता है। और फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा जो है मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। मीन्स हमेशा जो है वो चाहता है मोशन को अपोज करना। यहाँ पर देखो रेस्ट में था, ये जो था ये मूव नहीं करना चाहता था, ये चाहता था कि मैं रेस्ट में ही रहूं। तो हमेशा जो है मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने जो है फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स के जो है हम अब जो है लो के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, ये तीन लो हैं। तो तीनों को जो है बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू जो है मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो आप जो है ध्यान से देखिए इसको। फर्स्ट लो, न्यूटन का फर्स्ट लो क्या कहता है, ये बहुत ईजी है और बहुत ही चुटकी में जो है ये हो जाएगा। पता नहीं क्यों लोग जो है इससे डरते हैं। फर्स्ट लो आ गया, न्यूटन के लो आ गए, तीनों के तीनों लो को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और आप जो है कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। अब बस ये शर्त ये है कि आप जो इसको ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो वो तब तक मूव करेगी, वो अनंत काल तक जो है मूव करते रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लग जाए। ये कैसे बात आपने बोल दी, देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप जो है आपके घर में जो है ना एक खाली कमरा है, या फिर सिंपली एक कमरा है, ठीक है, और उस कमरे में जो है आपने जो एक ब्लॉक को रख दिया, ठीक है। अब एक बात ये बताइए कि अगर आपने उस ब्लॉक को मूव नहीं किया तो क्या आपके स्टडी टेबल पर ये आ सकता है क्या, जरा सोचो आप। बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना यार, कि जब तक मैं उस ब्लॉक को उस कमरे से उठाकर अपने स्टडी टेबल पर नहीं रखूंगा, तब तक वो कैसे मूव कर सकता है। और यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो हमेशा ही रुकी रहेगी जब तक कि मैं उसको उठा ना दूं, और जब तक कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन करते रहेगी जब तक कि मैं उसके ऊपर वो मोशन करते रहेगी जब तक कि मैं उसके ऊपर फोर्स ना लगा दूं। अब ये तो आप मुझे समझ में आ गया कि हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई रहेगी ना तो वो हमेशा के लिए रुकी ही रहती है। मैं अपने स्टडी टेबल पर किताबें भी अगर रख देता हूँ ना तो वो हमेशा वहीं रखी रहती है। वैसे भी मैं किताब तो खोलता हूँ नहीं,
है ना। तो किताबें जैसी रखी हुई रहती है ना, हमेशा वैसी ही पड़ी हुई रहती है। तो ये तो आप ठीक बोल रहे हो, बट मुझको ना मोशन वाला कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो भाई मैं बताओ फिर क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो आपने बोला कि जब हम किसी बॉल को जो है ना किसी सरफेस पर जब हम मूव कराते हैं ना, तो क्या होता है कि ये चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है, और कुछ समय बाद तो ये रुक जाता है। अभी अभी तो आप बोल रहे थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहता है तो वो तब तक मूव करते रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स न लग जाए। तो जब इसको मैंने छोड़ दिया तो इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको तो अनंत काल तक मूव करते रहना चाहिए, ये कभी जिंदगी भर नहीं रुकना चाहिए था। बट ये रुक क्यों गया, है ना। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब भी मैं बहुत अच्छा दूंगा। देखो क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या होता है कि ये मूव करता है तो मूव तो कर रहा है, बट आपने इसको तो भूल ही गए। किसको भूल गए? इस फ्रिक्शन को। मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पर देखो, और फ्रिक्शन जो है हमेशा दो सरफेस के बीच में लगता है। तो ये हमारा बॉल का एक सरफेस हो गया और ये हमारा फ्लोर का सरफेस हो गया। ये मोशन इधर कर रहा था तो इसको मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन जो है ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और इसी फ्रिक्शन के वजह से जो है ये क्या हो गया, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग गया। और जब एक्सटर्नल फोर्स लग गया तब तो मोशन चेंज होगा ही ना। तो फर्स्ट लॉ तो ये कहता है ना कि कोई मोशन जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा ही दिया है तब तो उसका स्टेट चेंज हो ही जाएगा ना। पहले मोशन में था तो अब वो रेस्ट में आ जाएगा। क्यों रेस्ट में आ जाएगा? क्योंकि आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया है। सिंपल सी बात है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ए बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless an external force applied। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहती है या फिर मोशन में रहती है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसका मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जो है ना हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जाना जाता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि अगर आपने जो है फोर्स नहीं लगाया तो ये ऑब्जेक्ट भी जो है मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया है तो ये मूव करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो इसका मोशन जो है चेंज हो जाएगा। पहले ये रेस्ट में था तो अब ये क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि ये बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless an external force applied। जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते, जब तक कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। ठीक है, आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो है ना, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको जो है ना और अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो जो दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनका शाम के जो है बॉयज़ का जो है छुट्टी होती है। अब क्या होता है, आप जो है अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। देखो क्या होता है कि जब हम क्या होती है, छुट्टी होती है, फिर हम बस स्टैंड पे जाते हैं। फिर बस स्टैंड पे जाने के बाद जो है बस स्टैंड पर रुकती है। फिर हम जो है बस के अंदर, देखो अब भाई इसको बस के अंदर कैसे दिखाते यार, तो हमने जो है ना इसको बस के ऊपर दिखा दिया। आप समझ लो कि ये आप हैं। ठीक है, और आप जो है इस बस के अंदर हैं, बट बस के अंदर दिखाया जाना पॉसिबल नहीं था तो मैंने इसके ऊपर दिखा दिया। आप ये एज्यूम करो कि ये बस के अंदर है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पर्सन, आप जो है इस बस के अंदर हो। ठीक है, इनिशियली जो था वो बस क्या था, रेस्ट में था। भाई रुकेगी, बस स्टॉप पर रुकेगी तभी तो आप अंदर जाओगे ना। तो इनिशियली तो आप मान के चलो कि बस जो थी वो रुकी हुई थी। अब क्या हुआ, सारे पैसेंजर अंदर आ गए, सारे लड़के अंदर घुस गए। अब क्या हुआ, बस ड्राइवर ने जो है बस को ऑन किया। अब ये जो वी वेलोसिटी से चलने लगा। ठीक है, अब जैसे ही वी वेलोसिटी से चलने लगा तो आपका पैर किससे कनेक्टेड है, इस बस के फ्लोर से। तो आपका जो है लोअर वाला पार्ट है वो भी वी वेलोसिटी से जाने लग गया। ठीक है, बट आपका जो अपर वाला पार्ट है, आपका बॉडी का जो अपर पार्ट है वो तो आपके इस बस से जो है कनेक्टेड नहीं है, इससे कांटेक्ट में नहीं है। तो ये तो चाहेगा कि भाई मैं अभी भी रेस्ट में रहूं। क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तो उसका जो मोशन है वो चेंज नहीं होगा।
ठीक है। तो ऊपर वाला पहले किस में था, रेस्ट में था, तो अभी भी वो क्या किस में रहेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है। अब देखो आपका नीचे वाला जो पैर है, नीचे मतलब कि लोअर पार्ट है, वो चाहता है कि मैं आगे चले जाऊं। ठीक है। और आपका लोअर वाला मतलब अपर वाला पार्ट जो चाहता है कि मैं कहीं भी ना रहूं जाऊं, मतलब कि मैं वहीं का वहीं रहूं। तो आप जरा खुद ही सोचो कहाँ आप गिरोगे, पीछे की तरफ ही तो गिरोगे ना भाई। अगर आपका पैर को जो है आगे की तरफ कोई खींचेगा तो आप कहाँ जाओगे, पीछे की तरफ ही तो जाओगे ना। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो मतलब कि आप जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। आपको लगेगा कि कोई मेरे को जो है ना धक्का दे रहा है पीछे की तरफ, है ना। ऐसा होता है, बिल्कुल होता होगा। अगर आपको नहीं होता है तो आप जो है कल जा आप अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको जो है ना कल ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं सही कह रहा था। और यहाँ पर ये सारी चीज़ों ने लगाने की कोशिश करना कि भाई पहले बस रुकी हुई थी, बस ड्राइवर ने बस को चालू कर दिया, फिर क्या हुआ कि मेरा जो लोअर वाला पार्ट है वो वी वेलोसिटी में आ गया, अभी वेलोसिटी में तो आ गया, बट मेरा अपर वाला पार्ट तो अभी भी रेस्ट में है, क्योंकि अपर वाले पार्ट पे जो है किसी ने फोर्स तो लगाया ही नहीं, तो वो तो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था पहले, तो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फोर्स नहीं लगाया तो उसके अंदर जो है मोशन में चेंज नहीं होगा, तो अभी भी ऊपर वाला रेस्ट में है। अब मेरा वाला लोअर वाला जो पार्ट है वो चाहता है कि मैं भी वेलोसिटी से आगे भाग जाऊं, और जो अपर वाला पार्ट है वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं। तो आप जरा खुद सोचो मैं किधर की तरफ गिरूंगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा। तो इस तरीके से जो मैं किधर गिरूंगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है पीछे की तरफ जो है मैं गिर जाऊंगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि एक पैसेंजर है, वो बस के अंदर है, और जो है बस जो थी वो इनिशियली जो थे रेस्ट में थी। अब बस जो है स्टार्ट होता है वी वेलोसिटी से, तो बताइए बस के अंदर जो पैसेंजर वो किस डायरेक्शन में गिरेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। ठीक है, ये हो गया। चलो, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, आपको अभी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या था कि वेलोसिटी वी वेलोसिटी से जो है चल रहा था बस, आप जो है बस के अंदर बैठ गए हो, बस आपने पहले ऑब्जर्व कर लिया कि रुकी हुई थी, और बस एकाएक चालू हुई, वी वेलोसिटी से आ गई, तो आप जो है पीछे की तरफ चले गए। अब जो है नॉर्मल पोजीशन में आप आ गए हो। अब वेलोसिटी वी वेलोसिटी से जो है आराम से जो है बस जो है चल रहा था, ड्राइवर भी बहुत आराम से चल रहा था, और आपके जो दोस्त थे वो भी बड़े आराम से चिल कर रहे थे। फिर क्या हुआ, आगे बस ड्राइवर ने क्या देख लिया, बिल्ली देख लिया। क्या देख लिया, बिल्ली। ठीक है। अब भाई बिल्ली देख लिया तो उसको रोकना पड़ेगा ना, वरना बस ड्राइवर उसको कुचल के चला जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो क्या करता है, बस ड्राइवर एकाएक ब्रेक लगा देता है, और एकाएक ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि बस रेस्ट में आ गया। अगर बस रेस्ट में आ गया तो ये जो इस मतलब कि आप जो हैं उसका जो लोअर पार्ट है वो क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। आपके जो दोनों पैर हैं वो जो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट आपका अपर वाला जो पार्ट है वो अभी भी जो है वी वेलोसिटी से ही चलना चाहता है। क्यों, क्योंकि अपर वाले पार्ट पे तो कोई फोर्स ही एक्ट नहीं किया, तो जो भाई पहले वेलोसिटी थी, जो पहले मोशन था वो अभी भी वही मोशन रहेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर कोई फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो पहले जो मोशन रहेगा वही बाद में भी मोशन रहेगा। तो इस वजह से जो है ये चाहता है कि मैं आगे की तरफ जाऊं, और किस वेलोसिटी से जाऊं, वी वेलोसिटी से जाऊं। बट आपका लोअर वाला पार्ट जो चाहता है कि नहीं यार, आराम करने दो, चुपचाप ऐसे ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जरा सोचो आप किधर की तरफ जाएंगे, किधर की तरफ गिरेंगे। आपका पैर जाता चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूं, आपके मुंडी को मान लो कि कोई आगे की तरफ खींच रहा है, तो आप किधर की तरफ जाएंगे भाई, गिरेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो है आप किधर की डायरेक्शन में गिरते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं, जब बस जो है एकाएक जो है ब्रेक लगाता है। ठीक है। जब बस ड्राइवर जो है गाड़ी को स्टार्ट करता है तब आप पीछे की तरफ जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जब एकाएक ब्रेक लगाता है तो आप किधर की तरफ जाते हैं, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जो है आप गिरते हैं। ठीक है। तो ये बस ड्राइवर वाला जो है, बस वाला जो क्वेश्चन है बहुत पूछते हैं कि बताइए एक पर्सन जो है वो बस के अंदर है, बस जो है अचानक से जो है स्टॉप हो जाता है, तो आप बताइए कहाँ गिरेंगे, या फिर बस के अंदर जो पैसेंजर है वो किस डायरेक्शन में जो है गिरेगा। ठीक है। तो समझ में आया होगा, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, मैं अभी आपको और एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। देखो, आप क्या करना कि एक ग्लास लेना, ठीक है। अब उस ग्लास के ऊपर जो है ना एक छोटा सा जो कार्डबोर्ड ले लेना। ठीक है, कार्डबोर्ड यार गत्ता जैसा कुछ बना हुआ रहता है ना, उसको ले लेना और उसको जो है ना ग्लास से ढक देना। ठीक है। और अगर आपके पास पैसा होगा
रुपया होगा तो 5 रुपया उसके ऊपर रख देना, ठीक है। 5 रुपया नहीं है तो यार 1 रुपया तो होगा, 1 रुपये रख देना, ठीक है। अब क्या करना कि इस कार्डबोर्ड को जो है ना अपनी उंगली से जो है ना यहाँ पर मारना है ऐसे टक टक टक, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आराम से मारना है, एकदम बहुत स्पीड से मारना है ताकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगे। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो ना, तो अब देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दिया तो वो मूव करने लगेगा। ये कार्डबोर्ड तो मूव करने लगा भाई आगे की तरफ। बट आपने जो है कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया, कॉइन के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, तो वो क्या कहेगा कि भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, न्यूटन जी कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो वो तो रेस्ट में ही रहेगा। तो हमारा कॉइन कहाँ जाएगा, ये बोलेगा कि हट, मैं पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में ही रहूंगा। और ये कार्डबोर्ड आगे की तरफ चला जाएगा और आपका कॉइन कहाँ गिर जाएगा, नीचे इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ का, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अभी भी नहीं समझ में आया भाई, तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। और अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो मुझे माफ करना, इससे इजी एक्सप्लेनेशन शायद ही कोई आपको बता दे, ठीक है। चलो इसके थ्रू जो है समझ जाना लेकिन, ठीक है। अब देखो आपने कैरम बोर्ड तो खेला ही होगा, हाँ खेला ही होगा, खेला क्या होगा, अभी भी आप खेलते होगे, मैं भी खेलता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना स्ट्राइकर से जो है हम क्या करते हैं, इस कॉइन पर जो गोटी होता है, गोटी बोलते हैं हम लोग। अब क्या कहते हैं, इस गोटी के ऊपर जो है ना इस स्ट्राइकर से जो इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। जब हम स्ट्राइक करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि नीचे वाला जो गोटी होता है ना वो मूव कर जाता है, ठीक है। बट ऊपर के मतलब कि इस गोटी के जो ऊपर वाला जितने भी गोटी रहता है ना वो बिल्कुल मूव नहीं करता, मीन्स ये निकल जाता है, और ये जब निकल जाता है तो उसके ऊपर जो है नीचे ये आ जाता है सारी की सारी गोटियां, मीन्स ये मूव नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर भी न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ लगा कि जब आपने जो स्ट्राइकर से जो है नीचे वाले गोटी के ऊपर जो स्ट्राइक किया तो नीचे वाला जो है मोशन में आ गया। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स था भाई, तो वो मोशन में आ गया। बट ऊपर वाले में क्या हुआ कि आपने जो है कोई फोर्स ही नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगाया तो भाई वो तो चाहेगा कि भाई हम जो थे पहले स्टेट ऑफ मतलब रेस्ट में थे, तो अभी भी जो है हम चाहेंगे कि रेस्ट में ही रहें। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भाई, अगर पहले रुके हुए थे तो अभी भी रुके रहेंगे, अगर अभी मूव कर रहे हैं, पहले मूव कर रहे थे तो अभी मूव करते रहेंगे। कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। तो भाई इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, तो ये जो है वहीं पर रह गए, और बाकी जो नीचे वाला जो हमारा गोटी था वो मूव कर गया। तो इस तरीके से जो है हमने जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ को समझ लिया है, ठीक है। देखो मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ को एक बार फिर से जो है आपको समझा देता हूँ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है ए बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। भाई इस अंग्रेजी का मतलब इतना सा है कि कोई ऑब्जेक्ट का जो है स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन तब तक वही रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है जब तक मोशन करते रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इनर्शिया। अब इस इनर्शिया को भी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ लेते हैं। इस इनर्शिया में भी कुछ नहीं रखा हुआ रहता, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन समझाता हूँ क्या होता है। देखो इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। इस अंग्रेजी का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को जो ये पर्सन जो है पुश कर रहा है, ठीक है। बट ये ब्लॉक क्या कह रहा है कि ये पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन कह रहा है कि भाई मैं जो हूँ तेरे स्टेट ऑफ रेस्ट को, ये अभी तू रुका हुआ है ना, मैं तेरे को रुकने नहीं दूंगा, अब मैं तेरे को मोशन में ला दूंगा। बट ये ब्लॉक क्या कह रहा है, नहीं नहीं मेरे को मत छेड़ो, मेरे को जो है रेस्ट में ही रहना है, मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं जो है आराम ही करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो ब्लॉक ने जो बोला कि मुझे जो है मोशन में मत लाओ, मुझे जो है रेस्ट में ही रहना है, मुझे मत छेड़ो, मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ, इसलिए ये जो बोल रहा है कि मैं रेस्ट में रहना चाहता हूँ, इसी टेंडेंसी को जो हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो कहता है
कि नहीं नहीं मेरे को जो है छेड़ो मत, मेरे को ऊपर कोई फोर्स मत लगाओ, मैं जो हूँ मोशन ही करना चाहता हूँ, मैं रेस्ट में नहीं आना चाहता। लेकिन अगर कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट है, आराम कर रही है, विराम अवस्था में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वो कहता है कि मेरे को जो है छेड़ो मत, मेरे को परेशान मत करो, मैं जो हूँ रुका हुआ हूँ और मैं हमेशा रुका ही रहना चाहता हूँ। बट ये बोल रहा है कि नहीं, मैं तो फोर्स लगा दूंगा और फोर्स लगा के तेरे मोशन को चेंज कर दूंगा। तो ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को जो है रेस्ट में रहना है, मुझे जो है छेड़ो मत, मेरे को परेशान मत करो। तो ये जो बोल रहा है ना, इसी चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो जो है स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को जो है, या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट के चेंज को जो है अपोज करता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो रुकी रहनी चाहती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो हमेशा मोशन करना ही चाहता है। ठीक है, और इसी चीज को जो है हम इनर्शिया कहते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बोला नहीं, कुछ सिमिलर सा साउंड नहीं कर रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ की तरह। वहां पर मैंने यही बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। और यहाँ पर भी चीज मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। ये अपने चेंज को जो है अपोज करता है, और इसी प्रॉपर्टीज को, इस ऑब्जेक्ट के इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जो है हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो इसी कारण से कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसी वजह से हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है इनर्शिया को अब समझते हैं। देखो अब आपको जो है समझ में आएगा। इनर्शिया क्या? इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, मतलब कि रोकना। ठीक है, तो ये क्या करती है? रोकती है मोशन को। ठीक है, ये क्या करती है? मोशन को, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है नहीं चाहती है कि इसका कोई स्टेट जो है वो चेंज हो। वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव ही करना चाहता है। वो चाहता है कि नहीं, मेरे को कोई मत छेड़ो, मेरे को कोई परेशान मत करो, मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दो। और इसी चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? मेरे साथ मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज मत करो, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट, मैं रेस्ट में हूँ और मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ। और इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रहा है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और इसके मोशन को अगर कोई चेंज कर रहा है, तो उसको ये क्या करता है? अपोज करता है। और इसी प्रॉपर्टीज, इसी मतलब ऑब्जेक्ट के इसी प्रॉपर्टीज को जो है हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इनर्शिया। आई होप इनर्शिया समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया पर ही है। इनर्शिया के जो है ना फील आपको दिलाता हूँ। देखो मान लो कि आप हैं ये, ठीक है, पहले केस में, और दूसरे केस में भी ये आप ही हैं। ठीक है, पहले केस में जो है आप जो है ना एक फुटबॉल को किक करते हैं। अब जरा बताओ, जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो आपको क्या चोट लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये इसकी तो मास भी बहुत छोटा सा है, और ये जो है ज़्यादा भारी भी नहीं है, तो इसके ऊपर कैसा चोट लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। अब जरा सोचो, इतना ही बड़ा जो है मैं क्या कर देता हूँ, एक पत्थर रख देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ क्या, चलो अब इसको जो है किक करो। आप किक करोगे, बोलोगे नहीं नहीं मेरा जो है पैर टूट जाएगा, मैं अपना पैर थोड़े तोड़वाना चाहता हूँ, ऐसा आप बोलोगे। अब ये बताओ कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पर आपको इंजरी नहीं फील हो रही, आपको यहाँ पर चोट नहीं लग रहा, बट आपको यहाँ पर चोट लग रहा है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो इनर्शिया होती है वो मास डिपेंडेंट होता है। मीन्स ये जो है मास पे डिपेंड करता है। जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। मीन्स वो जो है उतना ही उसके मोशन को चेंज करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इनर्शिया का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का था तो इसके मोशन को जो है चेंज करना आसान है। ये जो है आसानी से जो है इसके मोशन को आप चेंज कर दोगे। लेकिन ये भारी चीज है, तो भारी चीजों का जो है मोशन को चेंज करना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा होता है। इनर्शिया क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इनका मास ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से जो है जब हम किसी पत्थर को किक करते हैं तो हमें जो है ज्यादा इंजरी होता है, या फिर कभी कभी जो है ना हमारे पैर फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, भाई फ्रैक्चर तो होगा ही यार, इतना भारी पत्थर को जो है आप अपने पैरों से किक करोगे तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना? तो इस तरीके से जो चोट तो लगेगा ही, है ना? तो इस तरीके से जो है इनर्शिया क्या हो गया? इनर्शिया जो है मतलब कि मोशन को जो है अपोज करता है।
ठीक है, तो ये है हमारे इनर्शिया के बारे में। इस इनर्शिया की वजह से ही जो है यहाँ पर हमें चोट नहीं लग रहा था, बट यहाँ पर जो है हमें चोट लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया कम है और यहाँ पर इनर्शिया हमारा ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, देखें न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ क्या कहता है। देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें किसके बारे में बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो हमें नेचर बताता है फोर्स का, मतलब फोर्स की डेफिनेशन देता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि फोर्स होता क्या है, ये हमें बताता है। बट न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। ये क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है फोर्स की क्वालिटी, कि क्वालिटी क्या है, फोर्स है क्या। बट फोर्स की मैग्नीट्यूड, क्वांटिटेटिव का मतलब मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड हमें बताता है वो कौन बताता है? न्यूटन का सेकंड लॉ या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। ठीक है, अभी हम जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर फोर्स का क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, फोर्स को मेजर करने में हेल्प कर रहा है, अभी देखेंगे। ठीक है, बट अभी हम जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, तो उसको जो है जरा देखते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किक नहीं किया और या फिर रेस्ट में है, तो या अभी क्या हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर किक ना कर दिया जाए। अगर ये रेस्ट में रहेगा तो इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी भी रेस्ट में ही रहेगी। भाई इनिशियली जीरो थी, तो अब ये फाइनल कहाँ से वेलोसिटी में आ जाएगी? वो तो रेस्ट में ही रहेगी ना, सिंपल सी बात है ना। तो इनिशियली अगर वेलोसिटी जीरो थी तो फाइनल भी इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और फाइनल अगर वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन कहाँ से खोज रहे हो, है ना। तो इस तरीके से जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। और इस तरीके से जो है हमारा जो है क्वालिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करता है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ क्या है। देखो अब क्या है कि आपने जो है इस बॉल को किक किया, मीन्स आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब आपने जो है फोर्स लगाया, देखो जब आपने किक नहीं किया था तब इसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो। मीन्स ये फुटबॉल कहाँ पर था? रेस्ट में था, रुका हुआ था, आराम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। आपने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के कारण क्या हुआ? इसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गया, मतलब कि इसका स्टेट जो है चेंज हो गया। मीन्स पहले अगर ये रेस्ट में था तो अब किस में आ गया? ये मोशन में आ गया, और मोशन में आ गया तो इसके पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। और यहाँ पर जो वेलोसिटी का चेंज हुआ, पहले वेलोसिटी था जीरो, अब वेलोसिटी हो गया v, और ये वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगा हुआ। और क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज हुआ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया? हमारा एक्सेलरेशन आ गया है ना। मीन्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, अभी जो है जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ को पढ़ेंगे तो वहां पर जो हम फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको अब देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें ये देखना है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है क्वांटिटेटिव नेचर, सॉरी क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बट न्यूटन का सेकंड लॉ जो है हमें क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताता है। बिल्कुल सुनने में बिल्कुल सेम सा ही लगता है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहला वाला हमारा क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताता है, सेकंड वाला हमारे क्वांटिटेटिव नेचर को बताता है, मीन्स क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बीच में डिफरेंस। अच्छा, अब जरा समझते हैं मोमेंटम के बारे में। ठीक है, देखो ये एक पर्सन है जो कि आराम से मस्त मोबाइल चला रहा था, और आप जो है बहुत दिमाग वाले हो, हमारा आपका जो है दिमाग हमेशा जो है इधर उधर दिमाग करते रहता है, सबको जो है परेशान करने का मन करता है। तो आपने क्या किया? पेपर का प्लेन बनाया। ठीक है, और इस पेपर के प्लेन से जो है आप जो है इस पर्सन को मारे, और इस पेपर की प्लेन अच्छी खासी है, बट अब ये आपने ये सोच के मारा कि भाई इस पेपर के प्लेन से मारूंगा और इसकी जो है मौत हो जाएगी। आपने ये सोचकर इसको मारा, आपकी जो है इससे बहुत अच्छी, मतलब इससे जो है ना दुश्मनी थी, आपने आपसे जो है इसकी दुश्मनी थी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि एरोप्लेन उठाया, पेपर का एरोप्लेन बनाया और इसके ऊपर जो है फेंक मारा। ठीक है, अब जरा आपने ये सोच के फेंका कि इसकी तो मौत हो जाएगी, तो मर जाएगा। बट क्या ये मरेगा? क्या बिल्कुल नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि ये पेपर का प्लेन है। ठीक है, और पेपर के प्लेन जब हम बनाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी किसी पर्सन की डेथ थोड़ी होगी, इसके ऊपर तो ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं। बट अब यहाँ पर जो सिनेरियो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब जो है मस्त आपने टोपी उपी पहना, अच्छा से एकदम शर्ट पैंट पहना, और आपने पता नहीं कहीं से बंदूक ले आए। अब जो है उसी पर्सन को जो मोबाइल चला रहा था, आपकी कुछ पर्सनल दुश्मनी थी, है ना, तो आपने क्या किया?
अब जो है बंदूक से जो है आपने इसको जो है मारा, ठीक है। अब अगर बंदूक से आपने इसने मारा, आपने इसको मारा तो क्या होगा, क्योंकि बंदूक से जो बुलेट निकलती है ना उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्पीड होती है ना, और इसका मास भी अच्छा खासा होता है, जिसके कारण जो है ना मोमेंटम बढ़ जाता है। क्योंकि देखो मोमेंटम जो है ना वो मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर मास भी बहुत अच्छी खासी है और इसकी वेलोसिटी तो भाई होती है बहुत तगड़ी। बुलेट से, बुलेट जो है जब किसी गन से निकलती है ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलती है, तो इस वजह से जो है ना इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस मोमेंटम की वजह से जो है ना इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यही एनर्जी जो है यहाँ पर जो है काम कर जाती है, और काम करने के बाद जो इस पर्सन की जो है ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कोई बंदूक से जो है अगर किसी पर्सन को मारता है तो वो उसकी जो है मौत हो जाती है, बट वही अगर पेपर के प्लेन से मारता है तो नहीं होता। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो है आप भले ही जो है पेपर के प्लेन को जो है बहुत स्पीड से फेंके, बट उसका मास तो बहुत कम है ना। और मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। आपकी वेलोसिटी ठीक है, मैंने माना कि आपकी वेलोसिटी जो है अच्छी खासी है, बट मोमेंटम तो बहुत कम है ना। और जब मोमेंट सॉरी मास तो बहुत कम है ना, और जब मास बहुत कम, भाई पेपर के प्लेन का कितना ही मास होता है यार, है ना, मास बिल्कुल नहीं होता। तो इस वजह से जो है वेलोसिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है उसका मोमेंटम कम होता है, और मोमेंटम कम तो उसके अंदर एनर्जी कम, एनर्जी कम तो वो ज़्यादा अच्छा काम मतलब कि जो है काम को जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। इस तरीके से जो है मोमेंटम कम होने की वजह से जो पहले वाले केस में कुछ नहीं हुआ, बट सेकंड वाले केस में जो पर्सन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि उसकी वेलोसिटी एंड मास दोनों ही अच्छी खासी थी, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जब भी किसी पर्सन का मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होता है जिसका मास ज़्यादा होता है और जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, और अगर दोनों ही अगर ज़्यादा है तब तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जो कि इस बुलेट में हमने जो है देखा था, इस केस में हमने देखा था कि पर्सन जो है, ये पर्सन ने जो है इस पर्सन को जो है किक किया, मतलब कि बुलेट फायर किया, गन फायर किया। गन फायर करने की वजह से क्या हुआ, ये बुलेट निकली बहुत हाई स्पीड से, और इस बुलेट का जो है बहुत ज़्यादा मास होता है, मास भी अच्छी खासी होती है, जिस कारण जो ओवरऑल मोमेंटम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से जो है इनके पास एनर्जी अच्छी खासी होती है। एनर्जी क्यों अच्छी खासी होती है, क्योंकि देखो वेलोसिटी से जुड़ा हुआ जो है ना एक एनर्जी होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ जाती है तो वो कोई काम कर सकता है ना, और ये काम कर देता है और इस पर्सन की जो है डेथ हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको वहां पर जो है फोर्स के बारे में बताना भूल गया, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से स्केलर क्वांटिटी भी होता है। मैंने ये सारे जो है मोशन वाले चैप्टर में बताया है। आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप जो है पहला वाला चैप्टर मोशन को देखिए, वहां पर मैंने एक एक चीज को जो है ना डिटेल में बताया, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, और फिर इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है ना, ये सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ पर बताया। तो प्लीज़ आप उसको जो है मोशन वाले चैप्टर को देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसको वहाँ से देख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें थे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, मीन्स यहाँ पर जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा है तो वो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, और ज़्यादा एनर्जी होगा तो वो ज़्यादा वर्क जो है परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब एक बात देखते हैं कि क्या फोर्स, और अभी जो हम मोमेंटम को देख के आए उधर, क्या मोमेंटम, अच्छा इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, देखो मोमेंटम में, मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी ओवरऑल यूनिट क्या हो गई, केजी, क्या हो गई, केजी हो गया। केजी किसका हो गया, मास का, और वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या फोर्स और मोमेंटम के बीच में कोई रिलेशन है क्या। जरा इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आप हैं बहुत ही बदमाश बच्चे, अब आप क्या कर रहे हो कि फुटबॉल को किक कर रहे हैं। पहले ये रुका हुआ था, आपने देखा कि ये रुक कैसे सकता है मेरे रहते हुए, अब तो मैं इसको किक करूंगा। आपने इसको किक किया, पहले ये रेस्ट में था, अब ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। इसके बाद वेलोसिटी आ गई,
मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ जाती है तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि वेलोसिटी बढ़ने के कारण उसकी मोमेंटम बढ़ जाता है? हैं? ये कुछ समझ में नहीं आया, जरा फिर से समझाओ। देखो भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं होने वाला ना। अगर कोई 10 केजी का है तो वो अर्थ पे तो 10 ही केजी का रहेगा ना, वो तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। अच्छा, तो फिर बदलेगा कौन? बदलेगा ये वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी के बदलने के कारण ही जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यस, फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है। ठीक है, मीन्स कोई फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है रेस्ट से मोशन में ला सकता है, और जब मोशन में लाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा दिया, वेलोसिटी बढ़ा तो यहाँ पर मोमेंटम भी बढ़ गया। ठीक है, तो यस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स को बढ़ा दिया जाता है तो उसका मोमेंटम भी क्या होता है? बढ़ जाता है। और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। पहले फुटबॉल रुकी हुई थी, आपने किक कर दिया, उसकी वेलोसिटी v हो गई। पहले वेलोसिटी 0 था तो मोमेंटम 0 हो था, अब क्या हो गया? mv हो गया, तो यहाँ पर मोमेंटम हो गया ना। इस वजह से जो है हम कहते हैं कि यस, फोर्स और मोमेंटम के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होता है। मीन्स अगर फोर्स बढ़ेगा तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब फाइनली जो है हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर आ गए हैं। अब देखो, मतलब कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले जो है हमें मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी था। हमने मोमेंटम को देख के आगे, क्योंकि यहाँ पर टर्म इस्तेमाल होगा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पर जो एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है ना, इस वजह से जो है मैंने आपको मोमेंटम को पहले बता दिया। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट को जो है हम मोमेंटम कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो है वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उसका मोमेंटम बढ़ेगा। मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं, इस अंग्रेजी का मतलब समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं ऐसे ही, भले ही समझ में आया ना समझ में आया उससे कोई लेना देना नहीं है, पहले बस पढ़ लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force in the direction of force। क्या बोला? कुछ समझ में ही नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं किस लिए हूं? मैं समझाने के लिए तो हूं। ठीक है, देखो क्या हुआ, आपने जो है ये पहले रेस्ट में था, आपने जो इसके ऊपर इसको किक किया, किक करने से क्या हो गया? इसके अंदर वेलोसिटी आ गई, और इस वेलोसिटी की वजह से क्या हो गया? मोमेंटम बढ़ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ क्या, क्या यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है क्या कि चेंज जो है, मोमेंटम चेंज जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज उतना ही तेजी से होगा जितना ज्यादा हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। मीन्स अगर हमारा फोर्स ज्यादा तो उसमें मोमेंटम चेंज का जो रेट है वो भी बहुत ज्यादा होगा। मीन्स उसमें जो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज का जो रेट है, मतलब कि मोमेंटम चेंज का जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मीन्स ऐसा मैं इसी चीज को जो है मैं मैथमेटिकली जो है मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फोर्स जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स मोमेंट मतलब हमारा जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा तो उसका मोमेंटम चेंज भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी अभी मैंने यहाँ पर बताया तो था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। यही चीज़ तो मैंने बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। फोर्स आपने लगाया तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, और ये जो मोमेंटम चेंज की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। यही हमारा कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये नहीं है हमारा एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये जो हमारा ये जो हमारा ये जो फाइनल रिजल्ट आया ना एफ इज इक्वल टू एम, ये हमारा सेकंड लॉ नहीं है, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसके अंदर जो है मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज का मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज का जो रेट है, मोमेंटम चेंज का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है। ये है हमारा एक्चुअल सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखो अब यहाँ पर जो है इस देखो अल्टीमेटली देखो सॉल्व कर तो एफ इज इक्वल टू एम ही आता है, बट एफ इज इक्वल टू एम हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेटमेंट है हमारा, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाता है तो उसके अंदर मोमेंटम चेंज होगा।
मानते हो आप बात? अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो मूव करने लगेगा, मानते हो मेरी बात? ठीक है। अगर आपने फोर्स लगाया तो उसके अंदर मोशन आ गया, मोशन आ गया तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई? बिल्कुल। अगर वेलोसिटी चेंज हो गया तो क्या अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसके अंदर उसका जो है मोमेंटम चेंज हो गया? वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम चेंज, और यही चीज तो कह रहा है भाई मेरे न्यूटन का सेकंड लॉ, कि मोमेंटम का जो चेंज का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। आप उसके ऊपर फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे उसमें मोमेंटम चेंज का रेट उतना ज़्यादा होगा। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ समझते हैं। देखो चेंज इन मोमेंटम को देखो कैसे लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम अपॉन में इनिशियल मोमेंटम। P2 को मैंने लिखा है फाइनल मोमेंटम और P1 को मैंने इनिशियल मोमेंटम लिया है, ठीक है। अब जो है फाइनल मोमेंटम को जो है फाइनली जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई है? v हो गई है। देखो यहाँ इनिशियली मेरा जो था u था, फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई है। और इसके ऊपर मैंने फोर्स क्या लगाया है? f लगाया। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है भाई, कि इनिशियली जो था वो मोमेंटम P2 था, इनिशियली सॉरी P1 था, फाइनल P2 हो गया, ठीक है। अगर इनिशियल मोमेंटम जो था P1 था तो इसका जो है इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास तो सेम ही रहने वाला है ना, तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। अब मास क्योंकि सेम है तो मास मैं यहाँ से भी और यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने मास जो है कॉमन ले लिया, जैसे ही यहाँ पर मास कॉमन ले लिया तो क्या मेरा ब्रैकेट में ये हो गया क्या? सिंपल मैथ है यार, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अभी जो मोमेंटम चेंज हुआ है, ये यू से जो वी हुआ है वो एक एक तो नहीं हो गया होगा, उसमें टाइम लगा होगा। फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद जो वेलोसिटी पहले रेस्ट थी फिर वो मोशन में आ गई, तो ये जो वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगा है उसी टाइम को हमने यहाँ पर क्या माना है? टी माना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है मैं यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दे रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम को मैं ये पूरे टर्म को जो मैं उठा के यहाँ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चेंज इन टाइम को जो है मैंने ये यहाँ पर जो चेंज इन टाइम था उसकी जगह में टी लगा दिया। टी क्या है? वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा, या फिर इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि मोमेंटम को चेंज होने में जो टाइम लगा वही है मेरा टाइम टी, ठीक है। और हमारा जो एक फिजिक्स का रूल होता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट को ऐड करना होता है, ठीक है। हम आगे वाले चैप्टर में जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर भी जो है हम जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद जो है हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं वहाँ कैपिटल जी, बट यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं? हम स्मॉल के मान रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज आप यहाँ पर देखो, ये क्या हमारा चेंज इन वेलोसिटी है और अपोन में क्या है? टाइम। इस चेंज इन वेलोसिटी को लगा टाइम, और जरा मैं जो है मोशन में आपको एक चीज बताया था, एक्सेलरेशन नाम की एक चीज बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मतलब कि उस वेलोसिटी को चेंज होने में लगा टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो क्या ये चीज वही चीज लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल ये वही चीज लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसकी जगह एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। तो मेरा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर क्या आ गया? F इज इक्वल्स टू के एम ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे जो है ना, हमें जो है ये लाना है ना F इज इक्वल टू एम ए, तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, पर ये की ऐसा अजीब सा चीज क्या आ गया? उस के को जरा हटाने की कोशिश करते हैं। देखो मान लेते हैं न्यूटन साहब ने ऐसा किया, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा न्यूटन साहब ने किया है, ठीक है। उन्होंने जो है एक ऑब्जेक्ट लिया 1 kg का, ठीक है, और उसके ऊपर जो है 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसके कारण उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आया, ठीक है। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, और इस तरीके से जो है ना यहाँ पर इन्होंने जो है वैल्यू पुटअप किया। तो 1 न्यूटन यहाँ पर रख दिया इन्होंने, एफ की जगह यहाँ पर 1 रख दिया, क्योंकि यहाँ पर 1 kg के ब्लॉक के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था, 1 यूनिट का फोर्स लगाया था, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और उस 1 यूनिट के फोर्स के वजह से 1 kg के ऊपर जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस के की वैल्यू 1 को जो है इसके अंदर पुट कर दो, तो के की वैल्यू जैसे ही 1 पुट अप करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। और यही जो है हमें फाइनली जो है याद कर लेना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। और मैं आपको ऊपर एक चीज बताया था, जरा देखो क्या बताया था, कि हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो
क्वांटिटेटिव नेचर को बताता है, फोर्स के क्वांटिटेटिव नेचर को बताता है। मीन्स ये जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मैग्नीट्यूड को बताता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो क्या यहाँ पर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है क्या? बिल्कुल मैग्नीट्यूड ही बता रहा है। मान लो कि आपसे जो है पूछा जाए कि मैंने जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ठीक है, ये पहली बात तो 5 kg का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाया गया था। तो क्या बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। आपने बोला कि फोर्स लगाया जिसके कारण एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया, यहाँ पर जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दो। ये कितने केजी का था? 5 kg का। चलो यहाँ पर जो है 5 kg रख दो। तो 5 kg और 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25, यानी कि 25 न्यूटन का यहाँ पर आपने फोर्स लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर फोर्स के मैग्नीट्यूड को हमने जो है जान लिया। मीन्स न्यूटन का सेकंड लॉ जो है हमें फोर्स के क्वांटिटेटिव नेचर को बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव नेचर को बताता है। मीन्स उसके फोर्स की क्वालिटी को बताता है, फोर्स है क्या इसको बताता है, फोर्स को डिफाइन करता है। बट न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फोर्स की क्वांटिटी को बताता है कि कितना क्वांटिटी, कितना है फोर्स, है ना, फोर्स के अमाउंट को बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में। चलो अब जो है न्यूटन के सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग आपको एग्जांपल्स को मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है कि आपको जो है क्रिकेट देखना पसंद है, और सबको पसंद है, मेरे को भी पसंद है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। हाँ, पसंद है मेरे को भी क्रिकेट देखना। ठीक है, देखो आपने जो है क्रिकेट में जो ना आपको जो न्यूटन का सेकंड लॉ को दिखाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। यही चीज मैंने आपको बताया। ठीक है, मीन्स इसको इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बोल सकता हूँ। बिल्कुल। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, ये हमारे महेंद्र सिंह धोनी है ना, हमारे जो है फॉर्मल कैप्टन इंडिया के थे, अब नहीं है, अब रिटायर हो गए। या यहाँ पर जो ना आई थिंक ये रहाने है ना, तो रहाने जो है कैच कर रहे हैं, रहाने सर कैच कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, आपने जो है जब किसी भी प्लेयर को कैच करते हुए देखा होगा ना क्रिकेट में, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि वो क्या करते हैं, जब मतलब कि बॉल को जब कैच करते हैं ना, तो अपने हाथों को जो है ना पीछे की तरफ लेके आते हैं। देखो यहाँ पर भी जो है एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिखाया है, यहाँ पर भी जो जब ये लड़का कैच कर रहा है तो अपने हाथों को देखो पीछे की तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, और ये महेंद्र सिंह धोनी भी जो है क्या कर रहे हैं, जब ये कैच करते हैं तो अपने ग्लव्स को जो है ना पीछे की तरफ लेके आते हैं। या फिर ये रहाने सर है यहाँ पर, ये भी क्या कर रहे हैं, जब बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथ को जो है ना पीछे की तरफ लेके आते हैं। यही नहीं, सभी प्लेयर ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं कि अपने जब वो कैच करते हैं तो अपने हाथों को जो है थोड़ा पीछे की तरफ लेकर आते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? हमारा जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब कोई प्लेयर जो है कैच करता है बॉल को, तो अपने हाथों को नीचे की तरफ क्यों लेके आता है? इसका आंसर जो है ये न्यूटन का सेकंड लॉ में छुपा हुआ है। देखो, जब वो मान लेते हैं कि वो हाथ को नीचे ना करे तो क्या होगा, जरा आप ही सोचो। आपने जो है सीधे आया बॉल को, बस यूं करके जो है अपने हाथों से जो पकड़ लिया, ठीक है। अब जो हाथों में पकड़ लोगे ना, तो आपको जो है ना बहुत ही तेज चोट लगेगा हाथ में। आपको लगेगा बाप रे कितना ज्यादा चोट मेरे को लग गया। लेकिन आप उसी बॉल को पकड़ के थोड़ा नीचे कर लोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, ये सब तो बस ऐसा ही है। ऐसा तो ऐसा क्यों होता है, जरा उसको समझते हैं। देखो, जब आप डायरेक्ट को बॉल को जो है ना डायरेक्टली जब कैच कर लेते हैं, आप जो अपने हाथ को पीछे नहीं लेके जाते, तो बेसिकली क्या करते हैं आप, जो है ये जो टाइम जो है मोमेंटम चेंज का जो टाइम है वो बहुत ही कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं आप, इसके टाइम को जो है बहुत कम कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, जरा अच्छे से समझाओ। देखो, पहले ये जो था v वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक है। आपने जो इसको एकाएक जो अपने हाथ को पीछे नहीं, मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ कि आपने जो अपने हाथ को नीचे की तरफ नहीं लेके गए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने जो एकाएक जो आपने इसको कैच कर लिया, पहले किस वेलोसिटी से आ रहा था, v वेलोसिटी से, आपने इसको कैच कर लिया, तो ये एकाएक इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब ये जो मोमेंटम चेंज हुआ वो इंस्टेंटली हुआ है, बहुत ही जल्दी हुआ है। मोमेंटम जो चेंज हुआ है वो बहुत ही कम टाइम में हुआ, मतलब कि इसको, मतलब कि जो मोमेंटम चेंज होने में जो ये टाइम लगा है वो बहुत कम लगा है।
और अगर नीचे वाला क्वांटिटी जब कम होता है तो हमारा फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इस वजह से जो है आपको जो है चोट बहुत ज़्यादा लगता है, आपको जो है बहुत तेज चोट लगता है। लेकिन वही जब आप कैच कर जो है अपने हाथों को थोड़ा नीचे ले आते हैं, नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप जो है मोमेंटम चेंज का जो टाइम है वो आप उसको बढ़ा देते हैं, और जब आप चेंज इन मोमेंटम के रेट को जो है जब आप बढ़ा देते हैं तो आपको फोर्स जो है कम एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ठीक है, और यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था ना कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है अगर ज़्यादा होगा तो उसका फोर्स ज़्यादा होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर कम होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा। और यहाँ पर भी तो यही हमने किया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जो है हमने कम कर दिया तो हमारा फोर्स भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हम जो है एक और एग्जांपल के थ्रू जो आपको इस न्यूटन के सेकंड लॉ को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया है कि आपको जो न्यूटन के तीनों लॉ को जो है ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है बता दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो है मैं लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं आपके तीनों लॉ को जो है मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं आपको जो है न्यूटन के सेकंड लॉ को जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो हमारे घर में जो बड़े लोग हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जब बस चल रही हो ना तो हमें उस बस चलते हुए बस से जो उतरना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ऐसा वो क्यों कहते हैं, बेसिकली जो है ना वो न्यूटन के सेकंड लॉ को जानते हैं बट वो इस तरीके से जो है ना वो इस तरीके के न्यूटन जैसे नहीं बताते है ना, पर वो ये सब जानते हैं कि भाई हमें जो है चलती हुई बस से नहीं उतरना चाहिए। अब उनको भले ही ये सारा जो है ना थियोरेटिकल नॉलेज उनको नहीं पता है, बट इनको ये चीज़ पता है, उनको मतलब कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये पता है, हमारे गार्जियन को ये पता है कि हमें जो है चलती बस से नहीं उतरना चाहिए। अब हम यहाँ पर आज जानने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है चलती हुई बस से क्यों नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है कि जब बस चल रही होती है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, लेट से 20 मीटर पर सेकंड से बस जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब आप इस बस के अंदर हो, अगर आप इस बस के अंदर हो तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, वही 20 मीटर पर सेकंड से जो 20 मीटर पर सेकंड जो है आपकी भी वही वेलोसिटी होगी। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि आपने जो है अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, आपने जो छलांग मार दी। ठीक है, ऐसा हो नहीं, मैं बस जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें समझ में आए। ठीक है, आप जो है अच्छे से रहें, खुश रहें और अपने जो है हेल्थ का ध्यान रखें, है ना, और ये सारी चीज़ें ना रख करें। हमें जो है हमेशा जो है गाड़ी में जो है आराम से उतरना चाहिए, और जब तक गाड़ी रुक ना जाए जब तक हमें नहीं उतरना चाहिए, हमें चलती हुई गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लेते हैं क्योंकि कोई जो है ना एक आदमी है, उस वो बहुत ही उदंड बच्चा है। ठीक है, मतलब कि उसको जो है ये सब चीज़ों से डर वर नहीं लगता। ठीक है, अब वो क्या करता है कि वो चलती हुई बस से मान लेते हैं कि वो कूद जाता है। ठीक है, वो चलती हुई बस से कूद गया। अब ये कूद गया तो जब ये अंदर था, बस के अंदर था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगा दी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। बोलोगे कैसे, भाई जमीन की वेलोसिटी कितनी होती है, 0। आपका जमीन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। मीन्स जब ये जमीन पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। आपकी जो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब आपकी वेलोसिटी 0 हो गई तो जरा आप देखो यहाँ पर वेलोसिटी का यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुआ क्या, बिल्कुल। यहाँ पर पहले वेलोसिटी v थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई, 0, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज हुआ है। वेलोसिटी का चेंज यानी कि मोमेंटम का चेंज, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो है मोमेंटम चेंज हुआ है, बिल्कुल। और यहाँ पर जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो बहुत ही कम टाइम में हुआ है। मीन्स ये जो मोमेंटम को चेंज होने में जो लगा टाइम जो है ना वो बहुत ही कम है। ठीक है, और जब यहाँ पर टाइम बहुत कम है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी मोमेंटम को चेंज होने में टाइम बहुत कम लगता है तो वहाँ पर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगने के कारण आपकी बॉडी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी और आपको जो बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने समझा कि हमें जो है चलती हुई बस से जो है नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, और हमारे पेरेंट्स जो है
अच्छा ही कहते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स जो भी कहते हैं वो सभी के सभी सही होता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है हमसे ज़्यादा दुनिया देखा है ना, वो हमसे बड़े हैं, उनको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो हमें जो है हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ठीक है। वो जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। अगर आपको आज रियलाइज नहीं हो रहा है तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको ये चीज़ें रियलाइज होगी कि हमारे पेरेंट्स जो कहते थे वो बिल्कुल ही सही कहते हैं, ठीक है। तो हमें जो है हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपने समझा ना, समझ में आया ना कि यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली। यहाँ पर वेलोसिटी का जो वेलोसिटी चेंज जो हुआ वो बहुत ही जल्दी हो गया, मतलब कि वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगा वो बहुत कम था। मीन्स यहाँ पर मोमेंटम चेंज जो है बहुत जल्दी हुआ, मीन्स यहाँ पर जो चेंज होने में, मोमेंटम को चेंज होने में जो टाइम लगा वो बहुत कम लगा, जिसके कारण यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके कारण जो है पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, ठीक है, चोट लग जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में। इसका मैंने सेकंड एग्जांपल भी जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सब के सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा जो है ना वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो उस तरीके से मुझे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता। मुझे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ना पिक्चर्स के थ्रू, विजुअल्स आपको दिखाऊंगा, तो आपको आपके जो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में जो है ना रिटेन रहेगी। और जो चीज़ें, जो इमेज जो है ना हमारे माइंड में जो है, इमेज को जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। इस वजह से जो है मैं ज़्यादातर जो है इमेजेस का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आपने जो है, मैंने जो है यहाँ पर जितना भी लेक्चर अपलोड किया है क्लास 9 का, वो उसमें ज़्यादातर जो है हमने जो है पिक्चर्स का इस्तेमाल किया, पिक्चर और थोड़े बहुत वर्ड्स मैंने ऐड किया है। अब भाई ऐड करने का तो मैं भी बहुत ज़्यादा ऐड कर दूंगा, है ना, पर उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। हम जो है आखिर हम यहाँ पर समझने के लिए आए, है ना। तो समझ में भाई मेरे ख्याल से, तो मेरे हिसाब से मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि समझ में हमें ऐसे ही आता है, ठीक है। तो हम इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आराम आराम से बता दे बस भाई, ज़्यादा वो एडवांस अंग्रेजी भी नहीं बोलनी है, ठीक है भाई। अल्टीमेटली मुझे जो है ना बात समझना, मुझे चैप्टर समझ में आना चाहिए। मुझे क्या मतलब उल्टा सीधा और ये 10 तरीके के, मुझे 10 तरीके का मैं पैराग्राफ ला दूंगा और ये वो पढ़ा के चला जाऊंगा, वो सारी चीज़ें अच्छा ना लगता। बस बात समझ में आना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और कंसेप्ट मेरे हिसाब से ऐसे ही समझ में आता है, ठीक है। तो ये था हमारे न्यूटन का सेकंड लॉ का सेकंड एग्जांपल। आई होप आपको जो है न्यूटन का सेकंड लॉ अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा, ठीक है। फिर से मैं आपको जो न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर लेके जाता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आपने जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स लगाया है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है मोमेंटम चेंज होगा, और इस मोमेंटम चेंज का रेट जो है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। मीन्स अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाया तो उसके ऊपर जो मोमेंटम चेंज का रेट जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। मीन्स कम टाइम में जो होगा मोमेंटम चेंज ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगा दिए, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो है ना सेकंड लॉ से जो है ना फर्स्ट लॉ किस तरीके से जो ऑब्टेन करते हैं उसको जरा देखते हैं, डेराइव करते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ को जो है सेकंड लॉ से हम स्टार्ट करेंगे और पहुंच जाएंगे हम फर्स्ट लॉ पर। जरा देखते हैं ये कारनामा हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ के आया F इज इक्वल्स टू एम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है अपने कर्सर को जो पीछे लेके जाइए और जहाँ पर मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाना स्टार्ट किया था वहाँ पर पहुँच जाइए। ऑनलाइन का ज़माना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है, और F इक्वल टू एम ए हो गया। अब एक्सेलरेशन को मैंने जो है पहले वाले चैप्टर में यानी कि मोशन वाले चैप्टर में बताया था कि एक्सेलरेशन होता है रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को ही जो है हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, है ना। या फिर अगर हम मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये होता है v2 माइनस v1, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन की जगह जो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला कि भाई ऑब्जेक्ट जो थी इनिशियली रेस्ट पे थी और इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये कंडीशन में बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पर भी यहाँ पर लिखो फोर्स आपने नहीं लगाया तो यहाँ पर फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। आपने जैसे फोर्स जीरो लगाया तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एम वी टू माइनस वी वन, ये हो जाएगा क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मैथ है ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इस मास को जो इस वेलोसिटी से और इससे जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा एम वी टू माइनस एम वी वन, है ना, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब क्या होगा, इस माइनस वाले टर्म को जो है ना इधर लेके आ सकते हैं क्या,
सिंपल यार लीनियर इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है। आप इसको इधर लेके आ जाएंगे तो जो माइनस वाला टर्म था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो mv1 इज इक्वल्स टू mv2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखो मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज नहीं होता ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर जो है मास से मास कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से मास से जो है मास कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया v1 इज इक्वल्स टू v2 हो गया। और मैंने आपको बताया था कि इनिशियली जो था जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, यानी कि v1 वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 0। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी, वो भी तो 0 ही होगी भाई। इनिशियली जो 0 थी, ये देखो मुझे 0 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो फाइनल भी 0 हो गया। और फाइनल 0 मतलब कि ये फाइनली ये रेस्ट पे है, मीन्स स्टार्टिंग में अगर रेस्ट पे है तो फाइनल में भी वो किस पे रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। देखो कितना एकदम मस्त तरीके से बता रहा हूँ यार, इतना बढ़िया तरीके से कौन बताएगा आपको। देख रहे हो, आपको जो है मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया। अब सेकंड लॉ के थ्रू जो भी जो है मैं आपको जो है फर्स्ट लॉ तक लेकर गया। अब इससे इजी एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको कोई बताए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया ही नहीं, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट किस पर था, रेस्ट पे था। तो अगर इनिशियली रेस्ट पर था, आपने फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो फाइनल भी जो है ऑब्जेक्ट किस पर रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से जो है हमने स्टार्ट किया था सेकंड लॉ से और हम पहुंच कहाँ गए, फर्स्ट लॉ पे, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझता हूँ, एक एक लाइन को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और ये पीपीटी भी मैं खुद से ही बनाता हूँ, कोई और नहीं बनाता। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के बाद, फिर आपको जो है ये वीडियो आपको बना कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका काम है कि आपको वीडियो जो है देखना है, समझना है और अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक हमने देख लिया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो जब तक रेस्ट में रहेगा या फिर तब तक वो मोशन में रहेगा, तब जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। फर्स्ट लॉ क्लियर। सेकंड लॉ, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसके ऊपर जो है मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, और जो मोमेंटम चेंज है वो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर। मीन्स अगर मैंने फोर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, फोर्स मैंने ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर जो मोमेंटम चेंज का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये कुछ ऐसा है ना, मतलब कि एक मीम जैसा है कि अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपने भी उसको थप्पड़ मार दिया। यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, क्या है मैं आपको सही से समझाता हूँ। देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, पहले अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स हर एक एक्शन के लिए जो है ना एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। क्या है ये एक्शन रिएक्शन, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई केमिस्ट्री चल रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, देखो समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आप जो एक बोट में बैठे हुए, ठीक है, आप जो है खूब अच्छे से जो है नदी का सैर किया, राइड किया, और राइड करने के बाद जो है ये एंड पर आ गया। एंड पर आने के बाद क्या किया आपने, जो इस अपने पिछले वाले पैर से लात मारा, और लात मारकर जो आप जो है अपने इस जमीन पर आ गए। पर आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपने जब इस नौ को जो है ना अपने पैरों से जब किक किया होगा, तो आपको भी जो है ना, आप आगे आए कैसे, पहले ये सोचो, आप आगे आए कैसे? जरूर जो है इस नाव ने जो है, इस बोट ने जो है आपके ऊपर जो आगे की तरफ फोर्स लगाया होगा। मीन्स आपने दिया एक्शन, आपने दिया एक्शन, तो आपको बोट ने क्या दे दिया, रिएक्शन। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी पेयर को हम कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर को ही हम कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो है ना एक फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है वो इक्वल लगता है एंड अपोजिट टू द एक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक्शन करेंगे तो वो भी आपके ऊपर जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में एंड इक्वल फोर्स जो है आपके ऊपर लगाएगा, जिससे हम कहते हैं रिएक्शन, है ना। इस वजह से जो हम इसको जो है ना न्यूटन का थर्ड लॉ को जो है इस तरीके से भी लिखते हैं, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ आर। ये माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमेशा जो फोर्स, हमारा जो रिएक्शन फोर्स होगा ना, वो हमेशा एक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये है हमारा नेगेटिव साइन का मतलब। हमारे फिजिक्स में जो है ना नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है।
जब डायरेक्शन को जो है ना मतलब कि अपोजिट दिखाना होता है ना, तो हम जो है नेगेटिव साइन का अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव कोई वो वाला नेगेटिव नहीं है, मैथ में जो हम देखते हैं बहुत खतरनाक सा नेगेटिव वाला, वो नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर बस डायरेक्शन के लिए जो है ना हमने जो यहाँ पर नेगेटिव यूज किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमेशा जो एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको और फील करवाता हूँ, देखो मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, ये जो है स्केट बोर्ड पर जो है खड़ी है, इधर से जो है आप भी जो है स्केट बोर्ड पर खड़े हैं। अब आपने क्या किया, इस लड़की को जो है आपने जो ये कोई थैला रख रखा था, इस थैले को जो है इस लड़की को दिया। ठीक है, आप जैसे इस थैले को जो है इधर की तरफ फेंके, तो आपको थैला भी जो है आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, जिसके कारण आप किधर हो जाएंगे, पीछे की तरफ हो जाएंगे। और ये चीज़ रियल में होती है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ, ये रियल में ऐसा चीज़ होता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम रियल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप कभी देखना, ये इस तरीके से जो स्केट बोर्ड पर खड़े हो जाना और आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को जो है ना फेंकना अपने से दूर, आप जो है ना खुद जो है पीछे की तरफ आएंगे। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ फेंकेंगे तो आप पीछे की तरफ आ जाएंगे। ये बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, आपने एक्शन लगाया तो आपको वो ऑब्जेक्ट भी जो है रिएक्शन देगा, और वो उतना ही देगा जितना आपने एक्शन दिया था। ठीक है, और यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर जो है ये एक्शन रिएक्शन जो है एक्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, आपने जो है एक्शन दिया, ये जो एक्शन लग रहा है वो किसके पर, बोर्ड पर लग रहा है, और रिएक्शन किसके ऊपर लग रहा है, आपके ऊपर लग रहा है। क्या आप और बोर्ड अलग अलग हैं क्या, बिल्कुल, यही इसका मतलब है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज जो होती है वो दो डिफरेंट बॉडी पर लगती है। ठीक है, और इसी एक्शन रिएक्शन फोर्स के वजह से जो है हम चल भी पाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम चलते हैं ना, तो हमारा जो पिछला वाला जो पैर है उसको उससे जो हम क्या करते हैं, जमीन को किक करते हैं। ठीक है, किक करते हैं मीन्स हमने जो यहाँ पर जो एक्शन लगाया, अब एक्शन लगाया तो हमारा जो जमीन है वो भी जो है हमारे पैर को जो है रिएक्शन देगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन देगा, और रिएक्शन देने की वजह से हमारे जो पैर है वो उठ जाता है, और इस तरीके से जो हम चल पाते हैं। ठीक है, तो हमारे चलने में भी जो यूज होता है वो हमारा कौन सा लॉ यूज होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैंने बताया ना कि आपको जब तक नहीं समझा दूंगा तब तक आपको एग्जाम्पल देते रहूंगा। ठीक है, देखो एक जो शूटर है, शूटर किसे कहते हैं, जो बंदूक शूट करता है उसको हम कहते हैं शूटर, है ना, गोली चलाने वाला। ठीक है, अब ये जो शूटर को जो है हमने जो है स्केट बोर्ड पर खड़ा कर दिया है। ठीक है, स्केट बोर्ड पर, जिस पर भाई एकदम बढ़िया से स्टंट बाजी वगैरह करते हैं, है ना, वो हमारा जो है स्केट बोर्ड है। और इस स्केट बोर्ड के ऊपर जो है हमने जो है इस शूटर को जो है बैठा दिया, खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि शूटर ने जो है ना गोली चलाना चालू कर दिया, ठाए 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 ठाए। तो आप जो है ना एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये जो बंदूक है, ये जो हमारा गन है, वो गन जो है इस बुलेट के ऊपर जो है आगे की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, अब बदले में जो हमारा बुलेट जो है, यहाँ से जो बुलेट निकलेगी, गोली निकलेगी, वो बुलेट भी क्या करेगा, इस बंदूक के ऊपर जो है एक रिएक्शन फोर्स देगा। आपने दिया एक्शन, आपने मतलब कि आपने गन को फोर्स दिया, अब गन जो है बुलेट को फोर्स दिया, तो बुलेट को दिया तो बुलेट जो है गन को देगा, और गन जो है फिर आपको दे देगा। और इसके वजह से क्या होगा कि आप जो है ना पीछे की तरफ आने लगेंगे। ठीक है, आप जो है ये वाला जो है ना, आप जो है ना यूट्यूब पर भी आप देखोगे ना तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, जहां पर जो है ना एक पर्सन रहेगा, वो स्केट बोर्ड पर खड़ा रह जाएगा और बंदूक को जो चलाते रहेगा, ठान 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 ठान। तो आप देखोगे ना कि वो पर्सन जो पीछे की तरफ आने लगेगा, बंदूक वो आगे चला रहा है, वो खुद पीछे की तरफ आ रहा है, और ऐसा ही स्केट बोर्ड के साथ रहता है वो। ठीक है, आप देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हो रहा है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। आपने एक्शन दिया, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन लगाया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है जिसने एक्शन लगाया उसके ऊपर जो है अब रिएक्शन लगता है, और इसी एक्शन रिएक्शन के पेयर को जो है हम क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपने एक्शन लगाया तो उसके ऊपर रिएक्शन लगेगा। ठीक है, और एक्शन एंड रिएक्शन जो है कि जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है, और दोनों के दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ, आई होप समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हम जो बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ चुके हैं। ठीक है,
तो ये लास्ट टॉपिक है, इस लास्ट टॉपिक को जो है अच्छे से समझ लेते हैं और चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। क्या है मतलब, कुछ समझ में आया नहीं, कोई बात नहीं। देखो आपने जो बचपन में कंचे तो खूब खेले होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हम जो है यहाँ पर क्या होता है, कंचे, एक कंचे को जो है दूसरे कंचे पे लगाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो है मारते हैं, तो क्या होता है कंचे जो है आपस में जो कोलिजन करते हैं, ये टकराते हैं, टकराने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। तो जब यही कोलिजन की बात चल रही है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट जो है कोलिजन करते हैं तो उनका जो मोमेंटम पहले जो था, मतलब कि कोलिजन करने से जो पहले मोमेंटम था उनका, अगर हम दो मान लो कि दो ऑब्जेक्ट जो थे वो कोलिजन कर रहे थे, तो कोलिजन करने से पहले इनके मोमेंटम का जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, कोलिजन के बाद जो इनका मोमेंटम का सम होगा उसके। मीन्स कोई दो कंचे थे, ये दो कंचे जो है आपस में टकराए, ठीक है, टकराने के बाद हमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये टकराने से पहले जो इनके मोमेंटम का जो सम था वो एग्जैक्टली सेम है मोमेंटम इनके कोलिजन करने के बाद। मीन्स इनके कोलिजन करने से जो इनके मोमेंटम के सम पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन ये जो मोमेंटम है, सम ऑफ मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, कब सेम रहेगा, जब तक जो है हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, है ना। अगर हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, है ना, अगर हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो यहाँ पर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है मोमेंटम सेम नहीं होगा, ठीक है, मोमेंटम डिफरेंट हो जाएगा। मोमेंटम का सम जो है वो कब सेम होगा, जब इसके ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी बाहर से जो है कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तब जो है जब दो कोई ऑब्जेक्ट जो है कोलिजन करेंगे तो कोलिजन करने से पहले उनका मोमेंटम का जो सम है वो इक्वल होगा कोलिजन करने के बाद, ठीक है। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जो है एक और तरीके से जो है समझा जा सकता है, जो कि हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ से जो है बहुत अच्छे तरीके से जो इसको समझा जा सकता है, ठीक है। मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ न्यूटन के सेकंड लॉ से। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मीन्स फोर्स क्या है हमारा जीरो, ठीक है। और अगर आपने फोर्स को जो है जीरो कर दिया तो यहाँ पर जो है चेंज इन टाइम इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। चेंज इन मोमेंटम जीरो मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और यही चीज तो मैं आपको अभी बताया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम का जो सम होगा वही आफ्टर कोलिजन मोमेंटम का सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यही चीज तो मैं आपको अभी बताया ना आपको कि अगर आपने जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, आपने जो है मतलब कि दो जो है कोलाइड हो रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट जो कोलिजन कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट जो आपस में टकरा रहे हैं, उनमें अगर आपने जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, आपने जो खुद जो है उसके ऊपर धक्का नहीं दिया है, तो क्या होगा कि पहले जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे थे उनका मोमेंटम का सम जो होगा बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन के इक्वल होता है, ठीक है। यही हमारा कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या सिंपली बोल सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है तो बिफोर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर मोमेंटम, यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। आपको जो मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं, देखो यहाँ पर भी मैंने वही चीज लिखा है, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ठीक है। शर्त यह है कि इनके ऊपर जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगना चाहिए, तभी जो है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। क्या है मैं आपको और अच्छे तरीके से इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक मार्बल है, यही कंचा है भाई, यही दो कंचे हैं, ये कंचे को जो है हमने ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, इस कंचे का जो मास है वो m1 है और वो जो है किसी ua वेलोसिटी से जो है चल रही थी, ठीक है। हमने दूसरा कंचा देखा, उस दूसरे कंचे को हमने देखा कि उसका मास जो है वो mb है और वो किसी uv वेलोसिटी से जो है आगे की तरफ चल रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर जो ua वेलोसिटी है वो uv से ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि ua की वेलोसिटी जो है वो ub से ज़्यादा नहीं होगी तो ये तो कभी टकराएंगे ही नहीं,
है ना। तो हमें मानना पड़ेगा ना कि यू ए जो है वो क्या है, ज़्यादा है यू बी से, मीन्स इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसके वेलोसिटी से, तभी तो इसकी वेलोसिटी जो है ज़्यादा होगी इससे, तभी तो इससे टकराएगा ना। अगर मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, इसका 5 मीटर पर सेकंड है, तो कभी टकराएंगे क्या, बिल्कुल नहीं टकराएंगे। तो हमको तो टकराना है ना, इनका कोलिजन करवाना है। तो कोलिजन अगर करवाना है तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी जो है यू ए की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है यू वी की वेलोसिटी से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर यू ए वेलोसिटी है और इसका मास m है, तो इसके पास एक मोमेंटम होगा जिसको हम क्या कहते हैं, एम ए यू ए। इसके पास भी एक तरीके का मोमेंटम होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एम बी यू बी, ठीक है। अब बिफोर कोलिजन इनके पास जो मोमेंटम है वो क्या है, पी ए प्लस पी बी, या फिर हम बोल सकते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम है, ठीक है। अब ये कोलिजन करते हैं, दोनों आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, ये कुछ समझ में नहीं आया कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो गया। बिल्कुल, कोलिजन जब होता है दो ऑब्जेक्ट का तो वेलोसिटी चेंज होती है। आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप खड़े हैं, ठीक है, और आपको किसी ने जो है पीछे से धक्का दिया, तो आप जो है मोशन में आ जाते हैं, आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। पहले आप रेस्ट में थे, अब क्या आ गए, मोशन में आ गए, आपकी वेलोसिटी भी हो गई है। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुआ ना, इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट जो है कोलिजन करते हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो पहले वेलोसिटी इसकी क्या थी, यू ए, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, वी ए, ठीक है। और इसका मास तो वही रहने वाला, मास कोई चेंज नहीं होता। अब उसी तरीके से जो यू बी का जो वेलोसिटी था वो अब क्या हो गया है, वी बी हो गया है, ठीक है। अब इसका मोमेंटम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसका मास एम ए है और इसकी वेलोसिटी वी है, तो एम ए वी है। उसी तरीके से इसका मोमेंटम हो जाएगा एम बी वी बी, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा था। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही जो है हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। मीन्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम को जो है हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो है किसी तरीके का फोर्स नहीं लगा रहे हैं। हमारा जो है यहाँ पर मैंने बताया ना, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, इनके ऊपर जो है कोई भी जो है एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इनके ऊपर कोई बाहर से धक्का नहीं दे रहा है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखा है कि एफ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर जीरो कर दिया। अब ये जीरो तो इससे मल्टीप्लाई हो तो ये जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू पी वन, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। पी आई का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब ये जो है इधर की तरफ जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आता है। सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होता है। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यही चीज है। इसको पकड़ लिया मतलब कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया। ज़्यादातर बच्चों को ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उनको जो इस तरीके से समझाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने फोर्स जीरो कर दिया है तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम जो है जीरो हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम जीरो मतलब कि जो इनिशियल मोमेंटम था वही हमारा फाइनल मोमेंटम होगा। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रिलेशन डिराइव करते हैं, देखो इनका कोई मतलब है नहीं। अगर आप जो है यहाँ पर समझ चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, तो आप जो है किसी भी तरीके का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन को जो है ना आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसी चीज़ से। बस आपको यहाँ पर जो है ये फालतू की चीज़ें लिखी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो बेसिकली हम बस जो है ना मैथमेटिकली ये वो डालकर जो ना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, हमारे जो ना इतने में ही काम बन जाएगा, इतने में ही काम बन जाएगा, ठीक है। इतने से ही जो है हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यही बेसिक है, इससे आगे बस वैल्यू तो पुटअप करना। हमें जो है देखो 3 वैल्यू दे देगा, चौथा हमसे पूछ लेगा, बोलेगा कि भाई एक मास m1 है उसकी वेलोसिटी ये है, दूसरी मास है उसकी वेलोसिटी इनिशियली ये थी, अब जो ए वाली जो मास का जो वेलोसिटी है वो va हो गया, तो बताइए vb का क्या होगा। तो भाई सबकी वैल्यू डाल देना और यहाँ पर जो vb निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब जो है लेकिन फिर भी जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिराइव किया गया है, एम ए और एम बी के बीच में रिलेशन निकाला गया है, तो कोई बात नहीं, हम भी रिलेशन निकाल लेते हैं, उसमें है कुछ नहीं। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो
सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये रिलेशन मैं कहाँ से ला रहा हूँ, ये मोमेंटम मैंने आपको अभी यही बताया। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। मतलब इनिशियल मोमेंटम मतलब सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब कि स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था, इनिशियली जो मोमेंटम था, ये इनिशियल मोमेंटम है और ये क्या है हमारा फाइनल मोमेंटम है ना। तो इसी चीज़ को जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम क्या है, पीए की मोमेंटम पीबी की मोमेंटम, पीए की जो है फाइनल मोमेंटम और पीबी की जो है फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या थी, एम ए यू ए, देखो भाई एम ए यू ए, एम ए यू ए, और पीबी की इनिशियल मोमेंटम क्या थी, एम बी यू बी, देखो भाई यहाँ पर एम यू बी बी, एम यू यू बी, है कि नहीं। अब क्या है फाइनल मोमेंटम, अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, देखो फाइनल मोमेंटम आ गया। अब क्या होती, वेलोसिटी जो थी चेंज हो गई थी, यहाँ पर देखो वी वी ए थी और यहाँ पर वी वी बी हो गई है। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वी ए एम ए वी ए, और यहाँ पर एम बी वी बी, है ना। तो यहाँ पर सम ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पर लिख दिया। यही चीज़ मैंने यहाँ पर किया और कुछ नहीं किया है। अब क्या करेगा, हम जो है एक तरफ कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे और इनको जो है बस मैनिपुलेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। देखो अब क्या है, एम ए वाले को जो एक साइड कर लेंगे, देखो एम ए है तो इसको इधर लेके आ गए, ये प्लस था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस है, ये इसका कोई नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अब क्या है, ये चीज़ जो है इधर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेसिक मैथ है ये। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में आपने ये चीज़ देखा होगा, इसमें जो है मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जब माइनस होकर इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम जो यहाँ पर एम ए और एम ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा, यू ए वी ए बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर जो वी बी यू बी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एम बी यहाँ पर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, वी बी यू बी बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये हो गया। अब जो इसको जो है हम नीचे ला सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से ला दिया, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर जो है हमें माइनस दिखाना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो देखो यहाँ पर माइनस कैसे, यहाँ पर देखो माइनस कैसा है उस चीज़ के बारे में। देखो यहाँ पर क्या था, यू ए था, भी ए था। अब अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मैथ है यार, यार इतना तो कुछ, इतना ज़्यादा हाई फाई तो कुछ मैं बता ही नहीं रहा। बस देखो ऊपर वाले टर्म में मेरा कोई चेंजेस नहीं किया गया, देखो कोई चेंज नहीं है, जो है एम बी है, एम बी है, भी है, भी है, यू बी है, यू बी है। बट नीचे वाले में क्या किया गया है, देखो माइनस यहाँ पर निकाल लिया गया ना, माइनस निकाल लिया गया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा। और वही यहाँ पर क्या गया, देखो यहाँ पर ये वी ए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया है, और यू ए जो है हमारा है यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस जाएगा कहाँ, माइनस यहाँ पर टपक जाएगा, तो ये देखो यहाँ पर माइनस आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा एम ए इज इक्वल्स टू माइनस एम बी ब्रैकेट एम भी माइनस यू बी अपॉन में वी ए माइनस यू ए के बराबर आता है। और यही रिलेशन जो है हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको जो मैंने डराइव करके दिखा दिया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं ये रिलेशन क्या है, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम बी ब्रैकेट वी बी माइनस यू बी अपॉन में वी ए माइनस यू ए। ठीक है, तो ये वैसे मेरे हिसाब से तो ये उतना खास है नहीं, हमें हमारा जो फोकस होना चाहिए इस पर होना चाहिए, हमें ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ये आ गया तो यहाँ पर मैनिपुलेशन किया गया और कुछ नहीं किया गया, बस इधर का उधर, उधर का इधर किया गया और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो है ना इससे सॉल्व नहीं होता, आपका जो है कंसेप्ट यहाँ पर ये याद होना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर करना है, बस यही है, इतना ही से हमारा खत्म हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक और फिर से कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और वो कोलिजन कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बिफोर कोलिजन इनका सम ऑफ मोमेंटम जो होगा वो बराबर होगा सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। यही है हमारा सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसको जो है हमने जो है मैंने जो आपको ये भी बताया कि इसको जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो है किस तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से मैंने समझाया आपको, यह था सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैंने आपको समझा दिया, यह था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब जो है ना मैं आपको जो है ना समराइज कर देता हूँ कि हमने जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया
कि फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का काम करता है ये, ठीक है। मतलब कि मोशन जो कॉज होता है वो किसके वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाए तो उसके ऊपर मोशन, उसके अंदर मोशन नहीं आएगा। मीन्स मोशन लाने के लिए, जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए फोर्स जरूरी होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो है तो वो हो गया हमारा बैलेंस फोर्स, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो वो हमारा क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स। वो रस्सी वाला गेम आपको याद होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर मैंने आपको जो है न्यूटन के 3 लॉ के बारे में मैंने बताया। फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाता तो वो जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मीन्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। या फिर अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताता है, फोर्स के क्वांटिटेटिव नेचर को बताता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्या बताता है, फोर्स के क्वालिटेटिव नेचर को बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्वांटिटेटिव नेचर को बताता है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके, मतलब कि जो पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बताइए न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो नेचर के मतलब फोर्स के किस नेचर को बताता है। तो फर्स्ट लॉ जो है क्वालिटेटिव नेचर को बताता है एंड सेकंड लॉ जो है क्वांटिटेटिव नेचर को बताता है। फिर हमने थर्ड लॉ देखा था जहां पर हमने पढ़ा था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि हर एक एक्शन का एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, और ये जो इक्वल होता है और अपोजिट होता है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर जो हमने जो है माइनस साइन यहाँ पर यूज किया था, ये मैंने आपको बता दिया था, मतलब कि एक्शन रिएक्शन के जो है बराबर होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है और दो ऑब्जेक्ट जो है कोलिजन कर रहे हैं तो उनका जो है कोलिजन करने से पहले जो मोमेंटम होगा, सम ऑफ मोमेंटम होगा, वो आफ्टर कोलिजन के सम ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको जो है वीडियो जो है समझ में आया होगा। हर एक टॉपिक को जो है जिस तरीके से मैंने समझाया आपने उस तरीके से समझा, ठीक है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना जो है डाउट भेज सकते हैं, मैं आपको जो है वहाँ पर समझा सकता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताएं। आप जो क्वेश्चन जब कमेंट बॉक्स में जब आप लिखते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेरा जो इतना मेहनत हो रहा है, इस मेहनत का जो है कुछ क्या बोल रहा है यूज़ हो रहा है ना, लोग पढ़ रहे हैं। मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन। ये नहीं कि मैं अगर मतलब 1 घंटे में पढ़ा रहा हूँ तो 1 घंटे में उल्टा सीधा पढ़ा कर चला गया, मैं एकदम डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप जो है एनसीईआरटी का किताब जो है अपने पास खोल के रखिए और आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप, मैं जो हूँ ना एनसीईआरटी के लाइन लाइन से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को जो बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ, ये बिल्कुल ही जेन्युइन कंटेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैं हर एक लाइन को पढ़ पढ़ के जो है मैं यहाँ पर जो है ये स्लाइड बनाता हूँ, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे लोकल लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि आपको जो है चीज़ें सारी समझ में आए, ठीक है। बोलने का मैं भी 2-4 हाई फाई अंग्रेजी में बोल दूँ तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है ना। हमको जो है चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस मेरा एम ये है कि चीज़ें समझ में आना चाहिए और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज कुछ नहीं होता, लैंग्वेज जो है एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब बात करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, वो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कुछ में भी हो, ठीक है। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर कोई डाउट है या फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर आपको जो है कुछ सजेशन देना है कि नेक्स्ट में किस चैप्टर पर जो है वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और मैं जो हूँ इस चैप्टर का जो मैं पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।